नीलम अपने पति सूरज, सास रुक्मणी के साथ रहा करती थी। नीलम का शुरू से ही सपना था कि वो भी अपने दोस्तों की तरह शहर में जाकर बसे, पर उसकी शादी तो एक गांव में हुई थी, वो भी एक गांव के लड़के से जो गांव में रहकर ही काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन सूरज, मैं क्या सोच रही थी कि आप शहर जाकर नौकरी करो। आप शहर में जाकर नौकरी करोगे तो हमारा भी खुद का घर शहर में हो जाएगा और फिर हम माँ के साथ शहर में अच्छे से रह पाएंगे। हमारे पास भी शहर की सारी चीजें होंगी। गांव में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस वजह से आपको कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। नीलम, शहर में कुछ नहीं रखा है। शहर सिर्फ एक चकाचौंध भरी दुनिया है जिसकी चकाचौंध में इंसान गुम हो जाता है, और मैं अपनी मिट्टी से दूर नहीं होना चाहता। और तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब देने की जो तुम्हें चाहिए। अगर ऐसा है सूरज, तो आपने अपनी बहन की शादी गांव में क्यों नहीं करवाई? आपने अपनी बहन की शादी तो शहर में करवा दी, उसी शहर में जिसे आप चकाचौंध भरी दुनिया कह रहे हो। अगर आपकी बहन के लिए शहर गांव से अच्छा है तो मेरे लिए खराब क्यों है? नीलम, वो मेरी बहन रुबीना की किस्मत थी, इसलिए ना चाहकर भी उसकी शादी शहर में हुई और वो आज शहर में खुशहाल जिंदगी जी रही है। और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी शादी गांव में रहने वाले लड़के से हुई। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे काम पर जाने दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पर सूरज, नीलम बेचारी बोलती ही रह जाती है और सूरज वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी नीलम अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती तो उसे बड़ा ही गंदा लगता, ये कहते हुए कि वो आज भी गांव में है जहाँ किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शहर से नीलम की ननद रुबीना आती है। ओह हेलो भाभी, आप कैसी हैं? आ गई मेरे घर अपनी शहर की तारीफ करने के लिए। खैर, अब शहर से आई है नंदन जी तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी नीलम मुंह बनाकर रुबीना की बातों का जवाब देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे शहर का क्या हाल है? आखिर तुम यहाँ अपने शहर की तारीफ करने ही आई होगी ना? नहीं नहीं भाभी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ननद शहर से गाँव आती इसलिए ताकि वो अपनी तारीफ और आपकी बुराई कर सके। पर ऐसा नहीं है भाभी, इनफैक्ट मैं तो इस बार बहुत खुश हूँ गाँव आकर। आखिर ऐसा क्या मिल गया इस बार गाँव की मिट्टी में जो तुम इतनी खुश हो? कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? नहीं भाभी, इस बार मुझे खजाना नहीं अपना बचपन मिल गया। अपने गांव आकर मैं बहुत खुश हूँ। भैया, इस बार गांव में काफी बदलाव आ गया है। गांव में काफी तरक्की हो गई है। पहले जब मैं शहर से गांव आती थी तो यहाँ की सारी रोड टूटी हुई होती थी, हर जगह मिट्टी, धूल और गंदगी भरी हुई थी। पानी का निकास नहीं था, यहाँ तक कि मीठे पानी की व्यवस्था और शौचालय भी नहीं थे। पर इस बार गांव में सभी रोड बन चुके हैं, धूल मिट्टी गायब हो चुकी है, नालियाँ बन चुकी हैं। गांव को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गांव नहीं बल्कि अपने ही शहर आ गई हूँ। अगर ऐसा है ननन जी तो आप गांव में आकर क्यों नहीं बस जाती हैं? बस जाती भाभी, अगर मेरा ससुराल शहर में ना होता तो। ये सब तो एक बहाना है ननन जी। नीलम के तीखे बोल सुनकर सूरज नीलम को आंख दिखाता है और नीलम चुप हो जाती है, जिसके बाद रुबीना अपने शहर की तारीफें करना शुरू कर देती है। और इसी बीच सूरज नीलम से कहता है, नीलम, मैं देख रहा हूँ जब से रुबीना शहर से आई है तुम बस उससे बात ही कर रही हो और मैं चुपचाप तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। रुबीना को आए अब काफी समय हो चुका है, वो थक चुकी है। माँ तो किचन में काम कर नहीं सकती, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा रुबीना के लिए खाना बनाने। तो अब जल्दी से कुछ बना लो, आखिर शहर से तुम्हारी ननद आ जा रही है और वैसे भी तुम शहर की इतनी नॉलेज लेकर बैठी हो, ये सब रुबीना की ही देन है। तो अब जाओ और जाकर रुबीना के लिए कुछ लेकर आओ। अब नीलम मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद रुक्मणी रुबीना को गले से लगाती है और उससे कहती है, मैं नहीं जानती थी रुबीना कि तेरा शहर कितना बड़ा और सुंदर है। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी बेटी शहर में बहुत खुश है और जहाँ मेरे बच्चे खुश रहेंगे उनकी खुशी देखकर तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप और भैया भाभी को लेकर शहर क्यों नहीं आ जाती? आप लोग वहीं सेटल हो जाइए। भैया, गांव में आपके काम की वो वैल्यू नहीं है जो शहर में है। भाभी मुझसे भले ही जलती हो और मैं भाभी से, पर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग शहर में आकर बसे। और भाभी का कहना कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान चाहता है भैया कि वो तरक्की करे और आगे बढ़े।
नीलम के जाने के बाद रुक्मणी खुद अपने भैया और माँ को समझाती है कि वो शहर आ जाए, और जब ये बात नीलम सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैं रुबीना से कितना जल्दी रही, और वो जब भी शहर से गांव आई तो मैंने यही चाहा कि वो 1-2 दिन के अंदर चली जाए ताकि मेरे सामने शहर की तारीफ ना करे। पर मुझे क्या पता था कि रुबीना यहाँ पर हर बार आकर सूरज को समझाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी गलती को जरूर सुधारूंगी और जब भी रुबीना आएगी उसका दिल से स्वागत करूंगी। बस फिर अब क्या था। अब जैसे ही नीलम को सच का पता चलता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो अपने शहर से आई नंद की खूब सेवा पानी करती है। ये सब देखकर रुबीना भी अपनी भाभी से बहुत खुश होती है और जाते जाते नीलम के सामने अपने माँ और भाई से कहती है, माँ, भैया, भाभी, इस बार आप जरूर शहर आने की सोचना। मैं आप तीनों का इंतजार करूंगी और मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा मायका शहर में आए ताकि मैं भी अपने मायके वालों से जब चाहे मिल सकूं। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। इस तरह से रुबीना शहर चली जाती है। रुबीना के जाने के बाद नीलम सूरज से बात करती है और इस बार सूरज भी मना नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है नीलम, हम चलेंगे, पर उससे पहले मैं अकेले शहर जाऊंगा। जब शहर में मेरी नौकरी लग जाएगी और हमारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, तब मैं गांव आकर तुम्हें और माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। इतने दिनों तक तुम्हें माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बेटा तू उसकी चिंता मत कर। जब बहू नाराज रहती है ना, तब भी वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और जब तू नहीं रहेगा तब भी मुझे उम्मीद है कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। अब सूरज शहर के लिए चला जाता है और सूरज के जाने के बाद नीलम अपनी सास का ख्याल अपनी माँ से भी ज्यादा रखती है। कुछ महीनों बाद सूरज गांव आता है और अपनी माँ और नीलम को शहर ले जाता है, जिसके बाद वो सब शहर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव में दिया नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी, लेकिन दिया बहुत संस्कारी थी। ऐसे ही एक दिन दिया के घर में रमेश नाम के एक बड़े घर के लड़के का रिश्ता आता है और बिना कुछ सोचे समझे दिया के माँ बाप अपनी बेटी की शादी रमेश से करवा देते हैं। और शादी के अगले ही दिन, आप ऑफिस जा रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझी। वैसे भी मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो तो पिताजी की वजह से हमारी शादी हुई है। मैं तो एक अमीर घर की लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत सारा दहेज लाती और हमें खुश रखती, पर तू गरीब घर की लड़की हमें दे ही क्या सकती है, इसीलिए मुझसे दूर रहना। इस तरह से रमेश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिया की सास आरती आती है और वो उससे बोलती है, अरे ओ करमजली, तुझे इस घर में बहू इसलिए बनाकर नहीं लाए हैं ताकि तू यहाँ रानी बनके आराम करे। तुझे इस घर में रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर लाए हैं, समझी? अब जा यहाँ से, जाकर काम कर घर का, कपड़े धो, बर्तन धो, पोछा लगा। तुझे ये सब कुछ अकेले ही करना है, समझी? जी माँ जी, अभी जाती हूँ। इस तरह से बेचारे दिया अकेले घर का सारा काम करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दिया खाना बनाती है। अब खाने के टेबल पर आरती और उसके ससुर अर्जुन बैठे होते हैं। खाना खाते ही आरती खाने की थाली फेंक देती है और दिया को पीटने लगती है। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो आरती से बोलता है, आरती ये कैसा बर्ताव कर रही हो अपनी बहू के साथ? वो बहू है इस घर की। अरे बहू होगी तुम्हारे लिए, मेरे और मेरे बेटे के लिए ये इस घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, समझे? इस तरह से आरती अपनी बहू को पिटकर चली जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी बहू की बहुत देखभाल करता है और उसे एक बेटी की तरह रखता है। इसी तरह से समय बीत जाता है और अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन अर्जुन चल बसता है। अब दिया के साथ कोई नहीं होता जो उसकी सहायता कर सके। ससुर के जाने के बाद दिया अपने घर पर पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। अब दिन रात उसका पति और उसकी सास उस पर अत्याचार करते हैं और वो चुपचाप सहती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक मैं तुझे मारता नहीं हूँ तब तक तुझसे एक काम नहीं होता। कितनी बार तुझे मैंने बोला है तू इस घर की नौकरानी है, इसीलिए तू इस कमरे में नहीं बाहर हॉल में सोएगी। और मेरी फाइल तूने कहाँ रखी? तेरी वजह से मेरी मीटिंग छूट गई। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपकी फाइल आपके हाथों में ही दी थी। आपसे गुम हुई है आपकी फाइल और मैं अपने कमरे में सोने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ बस बिस्तर ठीक करने के लिए आई थी।
जुबान लड़ाती है मुझसे, रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ। इस तरह से एक बार फिर रमेश आरती को मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी दिया से और अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता और वो मरने के लिए एक खाई के पास जाती है। अब जैसे ही दिया खाई से कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसके ससुर की आत्मा प्रकट हो जाती है, जो उसे आशीर्वाद देता है और उससे बोलता है, बहू मैं जीते जी तो तेरे लिए कुछ ना कर सका, पर मरने के बाद मैं अपनी सारी शक्तियां तुझे देता हूँ। अब तू जब भी रोया करेगी, तेरे आंखों के आंसू नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्के निकलेंगे। शायद ये सोने चांदी के सिक्के पाकर उन लालचियों के मन में तेरे लिए प्यार जाग जाए। पर एक बात याद रखना, तू कभी उनके सामने मत रोना। अपने ससुर की शक्तियाँ पाकर बेचारी दिया सोचती है कि अब शायद जब वह अपने लालची पति और सास का मुंह पैसों से भरेगी तो वो लोग उसकी इज्जत करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अब जब दिया घर जाती है तो गुस्से में लाल पीली दिया की सास आरती उसे पिटना शुरू कर देती है और दिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसुओं की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर आरती का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जल्दी से सारे पैसे उठाकर उसे आराम करने के लिए बोलती है, अरे हम तो तुझे कुलक्षणी समझ रहे थे, लेकिन तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जा अब जाकर आराम कर, तूने आज बहुत सारे मुझे सोने और चांदी के सिक्के दिए हैं। ये देख दिया मन ही मन सोचती है, पैसे का लालच कितना ज्यादा है माँ जी के अंदर। आज पैसे पाकर उन्हें बहू की अहमियत का पता चल गया। आपका शुक्रिया पिताजी, जो मरने के बाद आपने मुझे ये जादुई शक्तियाँ दी जिससे मैं माँ जी का हृदय परिवर्तित कर सकी। इस तरह से बेचारी दिया कुछ देर के लिए आराम करने के लिए चली जाती है। पर शाम को जब रमेश घर आता है तो आरती रमेश से बोलती है, रमेश बेटा, हम तो बेकार में ही इस लड़की को कुलक्षणी समझ के मार पीट रहे थे, लेकिन ये तो जादुई निकली, जादुई। मैं कुछ समझा नहीं माँ, अब क्या कहना चाहती हैं? अब आरती सारी बात रमेश को बताती है। ये जानकर रमेश बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ आप सच बोल रही हो? तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। चलो जल्दी से चलकर उसे हम बोलते हैं कि वो अपनी आंखों में से सोने और चांदी के सिक्के निकाल कर हमें दे। अब लालची रमेश अपनी माँ के साथ दिया के पास जाता है और उससे बोलता है, हमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के चाहिए ताकि हम रातों रात अमीर हो सके। चलो अब जल्दी से हमें सोने के सिक्के निकाल कर दो अपनी आंखों में से। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे आंखों से सोने और चांदी के सिक्के तभी निकलते हैं जब मैं रोती हूँ। ओह तो ऐसा है, फिर तो हम तुझे बहुत रुलाएंगे और तब तक रुलाते रहेंगे जब तक हम अमीर ना हो जाएं। इस तरह से रमेश दिया को मारने लगता है और जब दिया रोती है तो उसके आंखों से आंसू ना निकलकर सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं। इस तरह से अब रमेश बार बार दिया को मारता और दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के निकलते। उन सोने चांदी के सिक्के को आरती उठाती और मार्केट में बेच कर आती। इस तरह से वो लोग काफी अमीर हो जाते हैं। पर इस बीच दिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो एक दिन अपने ससुर को याद करती है और एक बार फिर अर्जुन की आत्मा दिया के पास आती है और उससे बोलती है, बहू बहुत सह लिया तुमने अत्याचार और बहुत कर लिया उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार। अब उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी है। लालच से भी उनका पेट नहीं भरा, इसीलिए अब जब तुम रोगी तो वो भी रोएंगे और अपनी सजा को भुगतेंगे। इस तरह से अर्जुन अपनी बहू को कुछ और जादुई शक्तियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब फिर से रमेश दिया को मारने के लिए आता है तो इस बार दिया के आंखों से सोने चांदी के सिक्के ना निकलकर नदियाँ बहने लगती है और दिया के घर में बाढ़ आ जाती है, जिसमें उसके पति और उसकी सास डूबने लगती है। जब वो लोग अपनी मौत को अपने पास पाते हैं तो उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों दिया से बोलते हैं, बहू हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तू रो मत, अगर तू इसी तरह रोती रही तो हम तेरे इस आंसुओं के नदी में डूबकर मर जाएंगे। अब आप लोगों को माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। बिना किसी गलती के आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत कर लिया मुझ पर अत्याचार। अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों ने जैसा किया है अब आप लोग वैसे ही भुगतेंगे।
और इस तरह से दिया तब तक रोती है जब तक उसका पति और उसकी सास आंसू की नदी में डूब नहीं जाते। जब उसकी सास और पति उसके आंसू की नदी में डूब जाते हैं तब एक बार फिर दिया की आंखों में से सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं और उन्हीं सोने चांदी के सिक्के से आरती और रमेश की लाश दफन हो जाती है। जिसके बाद दिया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है और उस घर को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। भूतिया बैल और चुड़ैल की लड़ाई। एक बार की बात है, जूनागढ़ नाम के एक गांव में एक भूतिया बैल रहा करता था। जब भी कोई रास्ते में रात के समय अपने घर जाता तो वो भूतिया बैल डरावनी डरावनी आवाज निकालता तो कभी किसी लड़की की आवाज निकालकर राही को भटकाता था और जो कोई भी राही पीछे मुड़कर देख लेता वो भूतिया बैल उसकी जान के पीछे पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन राहुल नाम का एक व्यक्ति रात के समय अपने घर जा रहा होता है। रात भी काफी हो चुकी थी और अंधेरा भी। राहुल अपने फोन का टॉर्च जला लेता है। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे अजीब सी डरावनी डरावनी आवाज सुनाई दे रही होती है, पर राहुल उन आवाजों को अनसुना करके आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। राहुल, राहुल, मेरी मदद करो। देखो, इस बैल ने मुझे घेर लिया है। ये बैल मुझे मार डालेगा। प्लीज राहुल, प्लीज मुझे बचा लो। अब तुम ही कुछ कर सकते हो राहुल। लड़की की आवाज सुनकर राहुल पीछे मुड़ जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे क्यों नहीं दिख रही? अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? राहुल के इतना बोलते ही उसे बैल की आवाज सुनाई देती है। बैल की आवाज सुनकर राहुल सब समझ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे घर की ओर भागता है और घर पहुंचता है। राहुल को हाफता और पसीने में लथपथ देखकर उसकी बीवी कविता उससे बोलती है, क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों हाफ रहे हो? वो भूतिया बैल मुझे मार डालेगा। तुम जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। मेरे पीछे वो भूतिया बैल पड़ा है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे पूरी बात बताइए। मैं तुझे सब बता दूंगा, पहले तुम सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। राहुल के बोलने पर कविता घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपने पति से सारी बात पूछती है। राहुल कविता को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर कविता राहुल से बोलती है, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता है ना कि वो भूतिया बैल हर रोज अपना शिकार ढूंढता है और अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो वो भूतिया बैल उसकी जान लेकर ही मानता है। फिर आपने पीछे क्यों देखा? आपको समझ नहीं आया कि ये सब भूतिया बैल का छलावा है? कविता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अभी आपके गले में माता रानी का लॉकेट डाल देती हूँ। वो भूतिया बैल है, माता रानी का लॉकेट आपके गले में रहेगा तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर कविता घर के मंदिर में जाती है और माता रानी का लॉकेट ढूंढती है, परंतु कविता को माता रानी का लॉकेट नहीं मिलता। कविता बहुत निराश हो जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने पति से बोलती है, मैंने मंदिर में ही माता रानी का लॉकेट रखा था, पर पता नहीं वो लॉकेट कहाँ चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे आपकी जान बचाऊं राहुल जी? ये आपने क्या कर दिया? क्यों नहीं मानते आप कभी भी मेरी बात? कविता, मुझे लगा सच में कोई मुसीबत में है, तो मैं बस उस लड़की की मदद करना चाहता था जिसकी मैंने आवाज सुनी थी। पर मुझे क्या पता था कि वो भूतिया बैल इतना शातिर है कि मुझे अपना शिकार बनाने के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेल जाएगा। भूत किसी के नहीं होते। आपने सबसे बड़ी गलती करी पीछे मुड़कर। आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था। अगर आप बिना पीछे मुड़े सीधे सीधे घर आते तो वो भूतिया बैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पता नहीं अब क्या होगा। वो भूतिया बैल कभी भी यहाँ आ सकता है आपकी जान लेने के लिए। राहुल अपनी बीवी से बात कर ही रहा होता है कि एक बार फिर उसे भूतिया बैल की डरावनी आवाज सुनाई देती है। भूतिया बैल तेज रफ्तार से आता है और उसके घर के दरवाजे को तोड़कर राहुल के पास आकर खड़ा हो जाता है। राहुल भूतिया बैल को देखकर डर जाता है
और भूतिया बैल सींग मारकर राहुल को अपने पीठ पर बैठाकर कहीं ले जाता है। ये देखकर कविता पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पति को बचाने का निर्णय लेती है। अब वो भूतिया बैल से लड़ने अकेले ही जंगल की ओर जाती है, जहाँ वो भूतिया बैल से लड़ती है, परंतु कविता भूतिया बैल का सामना नहीं कर पाती और भूतिया बैल कविता को और उसके पति को दोनों को मार डालती है। कुछ देर बाद कविता भी एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद कविता खुद से बोलती है, मैं अपने पति और खुद की जान तो नहीं बचा सकी, पर मैं अब इस गांव वाले लोगों को भूतिया बैल से जरूर बचाऊंगी। अब जब भी भूतिया बैल किसी गांव वालों को मारने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, परंतु कविता की शक्तियां अभी कमजोर थी, इसीलिए वो भूतिया बैल से लड़ नहीं पाती थी। परंतु कुछ दिनों बाद कविता को भी शैतानी सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जिसके बाद चुड़ैल भूतिया बैल का सामना करती है। अब भूतिया बैल और चुड़ैल सभी गांव वालों को नजर आ रहे होते हैं। चुड़ैल भूतिया बैल से लड़ती है और अंत में चुड़ैल भूतिया बैल को मार डालती है, जिसके बाद गांव से भूतिया बैल का साया ही खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी गांव वालों से बोलती है, मैं अपने पति और खुद को उस भूतिया बैल से नहीं बचा सकी, परंतु आज आप गांव वालों की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। गांव वालों, अब ये भूतिया बैल तुम में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया। कविता, तुम बहुत बहादुर हो। तुम जब जिंदा थी तब भी हम गांव वालों की मदद किया करती थी, और अब चुड़ैल बनने के बाद भी तुमने हम गांव वालों की मदद करी है और इस भूतिया बैल से हमें छुटकारा दिलाया है। हम तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। कुछ देर बाद कविता चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है और अब सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं।